ओके पिछले क्लास में अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए देखा है ना। आरएनए का मैंने बनाया नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली अपने को पता है कि अपन वो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बस डीऑक्सीराइबोस की जगह राइबोस शुगर बनाना है और थायमिन की जगह यूरेसिल बनाने का है। बाकी सब कुछ 3' to 5' वगैरह वो सब सेम है। और आरएनए मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा, और अगर रहा भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए जैसे वायरसेस के केस में तो वो भी वैसे ही रहेगा, एंटी पैरेलल। ठीक है, पैरेलल क्यों अपने को पता है, क्योंकि उसके बीच का जो डिस्टेंस है दो लाइंस के बीच का वो कांस्टेंट है, वो डिस्टेंस बराबर। तो पैरेलल। और एंटी क्यों, एक 5' to 3' है तो दूसरा 3' to 5' रहेगा, ऐसा सिंपल कंसेप्ट है। तो अब अपन देखते हैं कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए बहुत सारे फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में रहता है ऑब्वियसली, पर इन फ्रैगमेंट्स को अगर एंड टू एंड अपन ने जोड़ा, मतलब एक फ्रैगमेंट का एंड दूसरे फ्रैगमेंट का स्टार्टिंग, दूसरे फ्रैगमेंट का एंड तीसरे फ्रैगमेंट का स्टार्टिंग, ऐसा अपन इसको जोड़ते गए तो सेल में जितने भी फ्रैगमेंट्स रहते हैं उनका टोटल लेंथ आएगा 2.2 मीटर्स। वी आर अवेयर ऑफ दिस, है ना। तो इतना बड़ा, इतनी बड़ी रस्सी, इतना बड़ा डीएनए, इसको अपन इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे रख सकते हैं। तुमको पता होगा कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल जो है वो है ओवम, एग सेल, जो फैलोपियन ट्यूब में रिलीज होता है। ऑब्वियसली वही सेल जाइगोट बनता है, जाइगोट का साइज उतना ही रहेगा, और जब तक जोना पेलिसिडिया नहीं टूटता तब तक उसका साइज उतना ही रहेगा। तो उसका साइज कितना है, तो लिटरेचर बोलता है कि उसका साइज है, उसका डायमीटर है 100 माइक्रोमीटर्स। अब 100 माइक्रोमीटर्स का तो वो सेल है, तो उसका न्यूक्लियस तो 100 माइक्रोमीटर का तो नहीं रहेगा ना, उससे तो कम का ही रहेगा ना। 50 माइक्रोमीटर पकड़ लो, तो 50 माइक्रोमीटर में 2.2 मीटर का रस्सी यानी कितनी बड़ी बात हो गई। वो भी 50 माइक्रोमीटर किसका न्यूक्लियस अपन बोल रहे हैं, लार्जेस्ट सेल का। अगर तुम बाकी सेल्स की बात करो तो उसका न्यूक्लियस तो और छोटा रहेगा, 25 माइक्रोमीटर का पकड़ लो। तो इतने छोटे जगह में 2.2 मीटर का डीएनए, इतनी बड़ी रस्सी अपन कैसे रख सकते हैं। तो उसका एक ही उपाय है, उसको टाइटली कॉइल करके, है ना। 1-2 किलोमीटर की भी रस्सी रही तो भी उसको अपन कॉइल करके एक छोटे से एरिया में अकोमोडेट करवा सकते हैं। तो डीएनए को भी कॉइल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये डीएनए का कॉइलिंग कैसे होता है, ये आज की क्लास में अपन देखते हैं। आज की क्लास में अपन क्या देखेंगे, कॉइलिंग ऑफ डीएनए। तो सबसे पहली चीज याद रखेंगे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, इसके कितने प्रकार रहते हैं, तो H1 को छोड़ दो, या फिर ठीक है फिलहाल मैं H1 को लिख देता हूं। इसके अलावा H2 जो सेकंड टाइप का जो हिस्टोन है उसके 2 सब टाइप्स है, एक है H2A, एक है H2B, फिर है H3 और H4। ऐसे 1 2 3 4, ये 4 अपने काम के हैं। H1 भी अपने काम का है लेकिन अभी नहीं, ठीक है। ये 4 into 2 ऐसा कंसिडर करो। तो सपोज इमेजिन करो कि ये H2A है, इस पे अपन ने H2B लगा दिया, इधर सपोज H3 लगा दिया, और ये सपोज H4 है, ठीक है। ऐसे ही 4 कॉपी के पीछे की तरफ रहेंगे, इन्हीं की कॉपीज। कॉपी के मतलब ये एक्सरसाइज बुक के पीछे की तरफ। तो H2A के 2 कॉपीज, दूसरी कॉपी अपने को डायग्राम में क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि वो कॉपी के पीछे है। H2B की 2 कॉपीज अपने को क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि वो कॉपी के पीछे है, 3 डायमेंशनल है। H3 की भी 2 कॉपीज और H4 हिस्टोन की भी 2 कॉपीज। तो टोटल कितने हुए, 4 into 2 8, 8 यानी ऑक्टा। इसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर।
इसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर। मर मतलब यूनिट, ऑक्टा यानी 8, सिंपल है ना। अब अपन क्या करेंगे, वी विल बी रिप्रेजेंटिंग दिस ऑक्टेमर विथ अ स्पीयर। एक स्पीयर से अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने का क्या, वैसे वो स्ट्रक्चर सही में मोर और लेस स्पेरिकल रहेगा ही, क्योंकि 8 एकदम सिमेट्रिकल, 8 यूनिट्स एकदम सिमेट्रिकल तरीके से एक दूसरे के साथ अरेंज हुए हैं, तो ऑलमोस्ट स्पेरिकल स्ट्रक्चर ही बनेगा। ठीक है, तो इसको अपन स्पीयर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे एक स्पीयर से। अच्छा, एनसीईआरटी कोई पढ़ेगा नहीं, हाँ, एनसीईआरटी का पढ़ने का बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं अलग अलग सीक्वेंस में पढ़ाने वाला हूँ, सीक्वेंस चेंज करने वाला हूँ, तो एनसीईआरटी कोई नहीं पढ़ेगा खुद से, जब मैं पढ़ाऊंगा तभी। तो ये आया डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, ये पीछे गया, एक राउंड खत्म हुआ, फिर ये इधर आया वापस पीछे से घूम के, और इसने इस हिस्टोन ऑक्टेमर के अराउंड दूसरा राउंड कंप्लीट किया। ठीक है, और ये आगे निकल गया। तो ये है डीएनए, ये है हिस्टोन ऑक्टेमर। हिस्टोन ऑक्टेमर के अराउंड अपन ने डीएनए को कॉइल किया। हिस्टोन ऑक्टेमर के अराउंड हमने डीएनए को कॉइल किया। इसको बोलते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। This structure is called as nucleosome. ठीक है, सिंपल है एकदम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब ये जो डीएनए आगे निकल गया, इसका क्या होगा, तो ये जो डीएनए आगे निकल गया, इसका ये होगा कि ये आगे जाके दूसरे हिस्टोन के अराउंड कॉइल होगा, फिर ये और आगे जाके तीसरे हिस्टोन के अराउंड कॉइल हो जाएगा, फिर ये आगे जाके चौथे हिस्टोन के अराउंड कॉइल हो जाएगा, हिस्टोन ऑक्टेमर के अराउंड। ऐसा ऐसा होते जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये आगे बढ़ा, ये इधर कॉइल होके ऐसा गया, ये आगे बढ़ा, ये इधर कॉइल होके ऐसा गया, ये आगे बढ़ा, ये इधर कॉइल होके ऐसा गया, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर विथ मल्टीपल न्यूक्लियोसोम्स, दिस स्ट्रक्चर विथ मल्टीपल न्यूक्लियोसोम्स इज कॉल्ड एज, किसके समान दिख रहा है ये, हार के समान दिख रहा है ना, ये मोतियों के हार के समान, नेकलेस, जो गले में पहनने का नेकलेस रहता है मोतियों का, पर्ल्स का, वैसे दिख रहा है कि नहीं है ना। ऐसा ये धागा और ये मोती, धागा और ये मोती, तो इसको बोलते हैं बीड्स, बीड्स यानी मोती ऑन स्ट्रिंग। बीड्स ऑन स्ट्रिंग मतलब हार, तो इसको बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। पर रियलिटी में अगर अपन देखेंगे तो स्ट्रिंग के ऊपर बीड्स नहीं है, उल्टा बीड्स के ऊपर स्ट्रिंग है ना। इसलिए कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि हार को भले ही बीड्स ऑन स्ट्रिंग बोलते होंगे, मोती के हारों को भले ही बीड्स ऑन स्ट्रिंग बोलते होंगे, और अपन इसको मोती के हार से कंपेयर कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन ये साइंटिफिकली गलत चीज हो गई, ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग नहीं है। तो कुछ साइंटिस्ट का कहना है स्ट्रिंग ऑन बीड्स, कि ये क्या स्ट्रक्चर है ये भी इमेजिन हो जाता है और साइंटिफिकली भी एक्यूरेट हो जाता है। कुछ साइंटिस्ट का ऐसा कहना है, बट एनसीईआरटी ने बीड्स ऑन स्ट्रिंग ही बोला है, मैक्सिमम लोग बीड्स ऑन स्ट्रिंग ही बोलते हैं, तो उसमें इतना कुछ इश्यू नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है।
तो ये हो गया पहले लेवल का पैकेजिंग। ये दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग। किस चीज का? डीएनए का। ठीक है, इसके बाद और लेवल्स आती है अभी पैकेजिंग की। ठीक है, तो अभी अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग पे। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग, लेकिन एक चीज अपन देख लेते हैं। वो मतलब ये है, मतलब दो चीजें अपनी है कि एक तो H1 का काम अपन ने बताया नहीं है कि H1 का यूज क्या है, पहली बात। और दूसरी बात, एक डेटा भी है कि ये कितना डीएनए रैप होता है। ठीक है, तो ये जो डीएनए है ना, जो हिस्टोन पे रैप्ड है, इसको बोलते हैं कोर डीएनए। और दो हिस्टोन्स के बीच का जो डीएनए रहता है उसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। ठीक है, तो कोर डीएनए जो है उसकी लेंथ है 146 बेस पेयर्स, और लिंकर डीएनए की जो लेंथ है वो है 54 बेस पेयर्स। ठीक है, यहां पर अपने को एक चीज और ध्यान में रखनी है कि ये डीएनए आया, यहां से डीएनए चालू हुआ, इसने एक राउंड यहां पे खत्म किया, बराबर। यहां पे एक राउंड खत्म हुआ, 360 डिग्री ऐसा पीछे से घूम के यहां पर आया। इसके बाद ये फिर से पीछे गया ही नहीं है, सीधा आगे बढ़ गया। तो इसने एक्चुअल में 2 राउंड्स कंप्लीट नहीं किए हैं। मतलब अगर अपन हिस्टोन के अराउंड कवरिंग देखेंगे तो अपने को 2 कवरिंग्स दिखेगी, है ना। ऐसे ये जो स्पीयर है, स्पीयर के अराउंड ये ऐसी एक कवरिंग रहेगी और ये कवरिंग रहेगी। लेकिन इसके पीछे का मतलब ये वाला और इसके पीछे का मतलब ये वाला कॉमन है ना। सामने से तो अपने को 2 दिखेगा, 1 2, लेकिन पीछे से अपने को एक ही टर्न दिखेगा, एक ही कवरिंग दिखेगी। छोड़ो, इतना मत सोचो, ये शायद समझने में डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि 2 राउंड्स खत्म नहीं हुए, ये तो अपने को दिख रहा है ना। अपने को मतलब ऐसा ऊपर से देखेंगे तो अपने को लगेगा हाँ डीएनए ने 2 बार रैप किया है, लेकिन तुम 360 डिग्री के राउंड को एक राउंड ऐसा कंसीडर करोगे तो तुमको दिखेगा कि 2 राउंड्स खत्म नहीं हुए। ये डीएनए आया, ये पीछे गया, पीछे से घूम के जब वापिस आया तो यहाँ पे वापिस आया, यहाँ पे 360 डिग्री मतलब एक राउंड खत्म हुआ है। फिर वो फिर से पीछे तो गया ही नहीं है, वो तो सीधा आगे बढ़ गया है। तो ये वाला राउंड तो आधा ही है ना, समझ में आ रहा है ना। ये वाला जो राउंड है ये तो आधा ही है। तो ये कोर डीएनए कितने राउंड्स मारता है हिस्टोन के अराउंड, तो उसका एग्जैक्ट डेटा है 1.67 राउंड्स। एग्जैक्टली 2 नहीं है, वो लेस देन 2 है, 1.5 से थोड़ा ज्यादा है, अराउंड द ऑक्टेमर, अराउंड द ऑक्टेमर। ठीक है, तो टोटल डीएनए इसको अगर ऐड करेंगे तो एक न्यूक्लियोसोम में कितना डीएनए रहेगा? एक न्यूक्लियोसोम में रहेगा 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। कोर डीएनए 146 बेस पेयर्स का, लिंकर डीएनए 54 बेस पेयर्स का। ठीक है, न्यूक्लियोसोम हो गया, बिट्स ऑन स्ट्रिंग हो गया। अब आता है अपना नेक्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग। नेक्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग के लिए जैसा कि मैंने बोला कि अपन ने H1 का यूज तो कुछ देखा ही नहीं। अपन ने H2A, H2B, H3, H4 इनके हर एक के 2-2 यूनिट्स लेकर टोटल 8 यूनिट्स लेकर ऑक्टेमर बना लिया। ऑक्टेमर के अराउंड डीएनए कॉइल कर लिया। ऐसा फिर डीएनए बहुत सारे ऑक्टेमर्स के अराउंड कॉइल करके अपन ने बिट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बना लिया। लेकिन H1 वाला जो हिस्टोन है वो तो कहीं पर आया ही नहीं, है ना। तो H1 वाला हिस्टोन क्या करता है? H1 हिस्टोन जो होता है, H1 हिस्टोन अटैचेस, H1 histone attaches to the entry and exit of DNA on histone। एंट्री और एग्जिट जो रहती है, मतलब ये जो पोर्शन है ये इसको और इसको पैक कर देता है ताकि ये लूज ना हो, ताकि ये लूज नहीं होना चाहिए करके एंट्री एंड एग्जिट को पैक कर देता है। ठीक है, does
पैकिंग एंड सिर्फ पैक नहीं करता है वो ये जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग है ना, इसको थोड़ा कंप्रेस भी करता है. दस पैकिंग एंड कंप्रेसिंग द बीड्स ऑन स्ट्रिंग. बीड्स ऑन स्ट्रिंग को ये क्या कर देता है, थोड़ा सा पैक एंड कंप्रेस कर देता है. पैक एंड कंप्रेस कर देता है. ठीक है, समझ में आ रहा है. मतलब कैसा हो जाएगा ये, ऐसा हिस्टोन, इसके ऊपर डीएनए आया, फिर ये दूसरा हिस्टोन, फिर डीएनए ऐसा गया, फिर ये तीसरा हिस्टोन, फिर डीएनए ऐसा गया, चौथा हिस्टोन. H1 क्या करेगा, इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर देगा. ये पहले कैसा सीधी लाइन थी ना, अब ये सीधी लाइन न रहते हुए ऐसा थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है. कंप्रेस हो जाएगा तो ये जो डायमीटर रहेगा, ये दिस डायमीटर विल बी 10 नैनोमीटर. दिस डायमीटर विल बी 10 नैनोमीटर. ठीक है, तो ये जो कंप्रेस्ड फॉर्म है बीड्स ऑन स्ट्रिंग का, H1 हिस्टोन ऐड होने के बाद, ठीक है, इट इज 10 नैनोमीटर. 10 नैनोमीटर ने क्या, ऐसा 10 नैनोमीटर नहीं है, ये यहां से लेके यहां तक ऐसा, क्योंकि अभी स्ट्रेट लाइन नहीं हो गया, ये ऐसा कंप्रेस हो गया. ऐसा कंप्रेस हो गया तो ऐसा साइज बढ़ेगा ना, ऐसा साइज बढ़ गया. पहले इसका ऐसा डायमीटर कितना था जब वो स्ट्रेट था, तब यहां से लेकर यहां तक, बस हिस्टोन का जितना डायमीटर उतना ही बीड्स ऑन स्ट्रिंग का डायमीटर था. लेकिन अब कैसा हो गया, ऊपर एक हिस्टोन है, नीचे एक हिस्टोन है, ऊपर एक हिस्टोन है, नीचे एक हिस्टोन है, तो इसका डायमीटर अपने को ऊपर वाले हिस्टोन के टॉप से नीचे वाले हिस्टोन के बॉटम तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ऐसा कंसीडर करना पड़ेगा. तो ये कितना है, 10 नैनोमीटर है. ठीक है, इट इज 10 नैनोमीटर फाइबर एंड इज कॉल्ड क्रोमेटोजोम. इसको अभी अपन बोलेंगे क्रोमेटोजोम. तो सबसे पहले न्यूक्लियोजोम बना, फिर न्यूक्लियोजोम, बहुत सारे न्यूक्लियोजोम्स मिलाकर अपन उसको क्या बोलेंगे, बीड्स ऑन स्ट्रिंग. उसको अपन क्या बोलेंगे, बीड्स ऑन स्ट्रिंग. और बीड्स ऑन स्ट्रिंग पे जब H1 हिस्टोन अटैच हो जाएगा, तो H1 हिस्टोन अटैच होने के बाद हम उसको क्या बोलेंगे, H1 हिस्टोन अटैच होने के बाद हम उसको बोलेंगे क्रोमेटोजोम या 10 नैनोमीटर फाइबर. ठीक है, तो 10 नैनोमीटर फाइबर के बाद एक और लेवल आती है. ठीक है, 10 नैनोमीटर फाइबर क्या है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग ही है वो. ठीक है, कहीं पर अगर बीड्स ऑन स्ट्रिंग को ही 10 नैनोमीटर फाइबर बोला हुआ दिख गया तो एकदम हाइपर नहीं हो जाने का, टेंशन में नहीं आ जाने का कि ये हमारे साथ क्या हो गया, अब कैसा हो गया, गड़बड़ हो गई, ऐसा कंफ्यूज नहीं होने का. बीड्स ऑन स्ट्रिंग ही है वो, उसी का कॉम्पैक्ट फॉर्म है 10 नैनोमीटर फाइबर. ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोमेटोजोम, H1 हिस्टोन ऐड होने के बाद. अब उसके बाद एक और नेक्स्ट लेवल आती है, दैट इज 30 नैनोमीटर फाइबर. ये जो 30 नैनोमीटर फाइबर है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सियल है. कॉन्ट्रोवर्सियल इसलिए है क्योंकि ये 10 नैनोमीटर फाइबर का और कॉम्पैक्ट फॉर्म है. इसका डायग्राम मैं बनाने की हिम्मत ही नहीं करूंगा, लगे तो मैं उसका पिक भेज दूंगा या वीडियो के साथ अटैच कर लूंगा, वॉट एवर. ठीक है, अगर याद रहा तो अटैच कर लूंगा, नहीं तो ग्रुप पे एक मैसेज डाल देना कि सर वो पिक भेज दीजिए, मैं पिक भेज दूंगा 30 नैनोमीटर फाइबर का. तो मुद्दा ऐसा है कि ये जो 30 नैनोमीटर फाइबर है, ये 30 नैनोमीटर क्यों है समझ में आ रहा है. इसका डायमीटर 30 नैनोमीटर रहेगा और ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म रहेगा ये 10 नैनोमीटर फाइबर का. तो ये जो 30 नैनोमीटर फाइबर है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन वेरी फ्यू सेल्स. ठीक है, ज्यादातर ये माना जाता है, मोस्टली इट इज बिलीव्ड दैट 30 nanometer fiber is formed because of low iron concentration in a test tube. ठीक है, तो
ये रियलिटी में सेल्स में मिलता है कि नहीं, इसके ऊपर बहुत डिबेट है। मैक्सिमम साइंटिस्ट का मानना है कि ड्यूरिंग इंटरफेज, इंटरफेज क्या है तुमको पता है अभी, ड्यूरिंग इंटरफेज द क्रोमेटिन फाइबर्स exist mostly as 10 nanometer fiber, mostly as 10 nanometer fiber ड्यूरिंग इंटरफेस। क्रोमेटिन खुला हुआ रहना चाहिए ना, तभी तो उसको वो डीएनए को रीड कर पाएगा। ये चीज ध्यान रखना कि इंटरफेस के दौरान अपने को डीएनए को रीड करना है और उससे आरएनए बनवाना है, और फिर वो जो आरएनए रहेगा उस आरएनए से अपन फर्दर प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाएंगे। कैसे होने वाला है वो बस अगला टॉपिक अपने को वही देखना है, उसका टेंशन मत लो। कैसे आरएनए बनता है डीएनए से और फिर आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, वो सब अगला टॉपिक वही देखने का है। बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है। तो इतना बस याद रखो कि इंटरफेस में ये मोस्टली 10 नैनोमीटर फाइबर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बहुत कम सेल्स में 30 नैनोमीटर फाइबर पाया गया है। ऐसा माना जाता है कि टेस्ट ट्यूब में लो आयन कंसंट्रेशन के कारण 30 नैनोमीटर फाइबर तैयार होता है। अब ये तो यहाँ तक का तो पार्ट हो गया। इसको ये यहाँ तक का जो पार्ट है ना, इसको हम बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड जितना डीएनए था वही पार्ट अपन ने देखा। अब स्टोरी में आते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स मतलब क्या? तो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स मतलब देयर इज दिस प्रोटीन कॉल्ड एज स्कैफोल्ड प्रोटीन। सबसे पहला नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है स्कैफोल्ड प्रोटीन। की क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में तो मिलेगा लेकिन ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, इसका नाम है स्कैफोल्ड प्रोटीन। ठीक है, स्कैफोल्ड प्रोटीन के साथ क्या होता है, ये जो 10 नैनोमीटर फाइबर्स है फर्दर कॉइल अराउंड द स्कैफोल्ड प्रोटीन। स्कैफोल्ड है कोई भी, स्कैफोल्ड इंग्लिश वर्ड है। इस वर्ड का मतलब ये है कि कोई भी पकड़ने के लिए जगह, होल्ड करने के लिए कोई भी अगर जगह रही तो उसको अपन बोलेंगे स्कैफोल्ड। तो स्कैफोल्ड प्रोटीन को ये 10 नैनोमीटर फाइबर उसके अराउंड कॉइल होंगे और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। उस स्ट्रक्चर का नाम रहेगा सोलेनॉइड। उस स्ट्रक्चर का नाम रहेगा सोलेनॉइड। सोलेनॉइड फाइबर्स तुमने सुना होगा, पता नहीं अभी ये अपने नॉर्मल 12 स्टैंडर्ड के इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है क्या सोलेनॉइड ये टर्म, लेकिन अगर 12 स्टैंडर्ड के इलेक्ट्रॉनिक्स में सोलेनॉइड टर्म आता होगा तो तुमको पता होगा। हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है, वो आयरन रहता है सोलेनॉइड के शेप का। ठीक है, तो दैट इज अपनी पुराने टेलीफोन्स की वायर हुआ करती थी ना, लैंडलाइन टेलीफोन्स की, ऐसा मतलब बेसिकली हेलिकल स्ट्रक्चर। तो इस स्कैफोल्ड प्रोटीन के अराउंड 10 नैनोमीटर फाइबर्स कॉइल होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर का नाम क्या है? सोलेनॉइड। तो ये स्कैफोल्ड प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन है क्या? नहीं है, लेकिन ये क्रोमोसोम बनाने में तो हेल्प कर रहा है। तो ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये जो सोलेनॉइड नाम का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, द सोलेनॉइड कॉम्पैक्ट्स फर्दर। ये और फर्दर कॉम्पैक्ट होता है और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है ये सोलेनॉइड नाम की स्ट्रक्चर। मतलब ऐसे बहुत सारे सोलेनॉइड्स मिलकर क्रोमैटिड विल बी फॉर्म्ड। क्रोमैटिड विल बी फॉर्म्ड, ऐसे बहुत सारे सोलेनॉइड मिलकर। ठीक है, बहुत सारे डीएनए के फ्रैगमेंट्स ने मिलकर बीड्स ऑन स्ट्रिंग बनाए। ऐसे बहुत सारे बीड्स ऑन स्ट्रिंग मिलकर, या बहुत सारे बीड्स ऑन स्ट्रिंग मिलकर, यहीं से शुरू करते, बहुत सारे बीड्स ऑन स्ट्रिंग मिलकर उन्होंने 10 नैनोमीटर या 30 नैनोमीटर फाइबर बनाया। उसके बाद ऐसे बहुत सारे 10 नैनोमीटर फाइबर्स स्कैफोल्ड प्रोटीन के अराउंड कॉइल होकर सोलेनॉइड
नाम का स्ट्रक्चर बन गया। वैसे बहुत सारे सोलेनॉइड्स मिलकर क्या तैयार होगा, क्रोमैटिड तैयार होगा। तो डीएनए का कौन सा हिस्सा एक दूसरे के साथ आएगा, ये सब स्ट्रक्चर बनते वक्त ये प्री डेस्टिन्ड है, ये प्री डिटरमाइंड है। इसलिए जो क्रोमोसोम बनेगा उसके ऊपर कौन से चीज की जीन्स रहेगी ये भी प्री डिटरमाइंड रहता है। ठीक है, जैसे जो सबसे बड़ा वाला जो क्रोमोसोम है सेल में पाया जाने वाला ह्यूमन सेल में, और वो मेटासेंट्रिक है, तो उसके ऊपर जो जो जीन्स रहती है सब ह्यूमन बीइंग में उस शेप के क्रोमोसोम पे वही जीन्स रहेगी। 2968 जीन्स रहती है तो उसके ऊपर 2968 ही जीन्स रहेगी। ठीक है, उस क्रोमोसोम को जो सबसे बड़ा है और मेटासेंट्रिक है, मतलब पूरे क्रोमोसोम में सबसे बड़ा है, तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जितने भी पाए जाते हैं अपने को मेटाफेज में, जितने भी मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम दिखते हैं, मेटासेंट्रिक है ना वो क्रोमोसोम जिनके सेंटर में सेंट्रोमियर है, वो सब क्रोमोसोम्स में भी सबसे बड़ा ऑब्वियसली वही है। उस क्रोमोसोम को अब कुछ तो भी अपने को नाम देना पड़ेगा। हर बार ऐसा नहीं बोल सकते ना यार कि सेल में का सबसे बड़ा क्रोमोसोम जो मेटासेंट्रिक शेप का रहता है, ऐसा बोलेगा क्या एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट को हर बार, या एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को, एक टीचर दूसरे स्टूडेंट को? अपने को उस क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस करना होगा तो अपन, तू क्रोमोसोम के ऊपर रिसर्च कर रहा है ना, तेरा पीएचडी क्रोमोसोम के ऊपर है ना, हाँ कौन से क्रोमोसोम पे कर रहा है? वो नहीं क्या वो सबसे बड़ा जो दिखता है साइज में मेटासेंट्रिक रहता है, अच्छा वो वाला, ऐसी बकवास कोई करेगा क्या? उससे अच्छा कुछ नंबर दे दो, नाम दे दो उस क्रोमोसोम को। तो अपन ने उसको अपने कन्वीनियंस के लिए नाम दे दिया क्रोमोसोम 1। बाकी सेल को ये नहीं पता है कि उसको अपन ने क्रोमोसोम 1 बोला है। सेल को ये नहीं पता है कि मेटाफेजिक प्लेट बनाते वक्त माइटोसिस या मियोसिस में सबसे पहले उसी क्रोमोसोम को रखना है क्योंकि उसको ह्यूमन बीइंग्स ने क्रोमोसोम 1 नाम दिया है। नो, द सेल, द इवोल्यूशन डज नॉट नो एनी सच थिंग। वो तो क्रोमोसोम के नंबर तो रैंडमली अरेंज होंगे मेटाफेज के दौरान, लेकिन जो सबसे बड़ा रहेगा और जो सबसे बड़ा जो क्रोमोसोम है उसका शेप मेटासेंट्रिक रहता है। तो अब वो उसको अपन ने नाम दिया क्रोमोसोम 1, फिर एक क्रोमोसोम को नाम दिया क्रोमोसोम 2, फिर एक पर्टिकुलर साइज एंड शेप वाले को नाम दे दिया क्रोमोसोम 3। सभी ह्यूमन बीइंग्स में वही साइज एंड शेप वाले क्रोमोसोम्स दिखते हैं, सभी ह्यूमन बीइंग्स में वही साइज एंड शेप वाले क्रोमोसोम्स दिखते हैं। रादर उन क्रोमोसोम्स के ऊपर कौन से डीएनए के कौन से पोर्शन ने कॉइल होकर वो क्रोमोसोम बनाया है वो भी प्री डिटरमाइंड है, मतलब उसके ऊपर कौन से जीन्स है वो भी प्री डिटरमाइंड है, उनके ऊपर कौन सी जीन्स कौन से सीक्वेंस में है वो भी प्री डिटरमाइंड है। अरे यार 99.9% ऑफ द डीएनए सेम रहता है ह्यूमन बीइंग का। क्या तुम लोग भी कोई भी रैंडमली अनरिलेटेड 2 ह्यूमन बीइंग्स पकड़ लो, उनका डीएनए 99.9% सेम रहता है, 99.9। अगर किसी ह्यूमन बीइंग को सिकल सेल एनीमिया है तो उसके हीमोग्लोबिन के जीन में 6th कोडॉन में सीटीसी की जगह सीएसी रहेगा, बस एक थायमिन की जगह एडेनिन रहेगा। बिग डील, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? तो बहुत उसका डीएनए अलग हो जा रहा है कि उसके क्रोमोसोम का शेप अलग हो जा रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। किसी भी ह्यूमन बीइंग का तुम क्रोमोसोम, हर एक ह्यूमन बीइंग में 2 क्रोमोसोम बन रहेंगे, तो किसी भी ह्यूमन बीइंग के 2 क्रोमोसोम, एक मदर से आया हुआ एक फादर से आया हुआ, या किसी भी 2 अलग ह्यूमन बीइंग्स के कोई भी क्रोमोसोम नंबर 1 तुम मैच करके देख लो। अलील्स अलग हो सकते हैं यार। अलील अलग होने के लिए क्या लगता है? अभी बताया ना, सीटीसी की जगह सीएसी, तो ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन लगेगा। क्या फालतू आइटम है? एक नाइट्रोजनस बेस बस चेंज हो गया तो पूरा अमीनो एसिड चेंज हो सकता है। अमीनो एसिड अगर चेंज हो गया तो पूरा प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज हो गया, पूरा मतलब एक पोजीशन, लेकिन वो एक पोजीशन चेंज हो गई तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो अल्फा हेलिक्स बीटा प्लीटेड शीट बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगा। अल्फा हेलिक्स बीटा प्लीटेड शीट में अगर प्रॉब्लम हो गया तो टर्सरी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो फिर उस एंजाइम का एक्टिव साइट नहीं बन पाएगा बराबर, वो एंजाइम काम नहीं कर पाएगा या लेस एफिशिएंटली काम कर पाएगा। तो उस एंजाइम से रिलेटेड जो रिएक्शन है वो उस ह्यूमन बीइंग के बॉडी में नहीं होगी। जैसे सपोज किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग में टायरोसिन को तोड़ रहा है जो टायरोसिनेज, और मेलानिन बना रहा है, वो टायरोसिनेज की एक्टिव साइट ठीक से नहीं बनी है क्योंकि एक अमीनो एसिड कुछ तो भी चेंज हो गया।
तो वो ह्यूमन बीइंग के बॉडी में टायरोसिन को तोड़ के मेलानिन तैयार नहीं किया जा पाएगा, वो एंजाइम से रिलेटेड रिएक्शन नहीं हो पाएगी, मेलानिन नहीं बनेगा तो पिगमेंटेशन नहीं रहेगा। हम बोलेंगे कि उस ह्यूमन बीइंग को अल्बिनिज्म है। अच्छा, डिजीज की जीन नहीं होती है कभी, कोई तो भी एंजाइम काम नहीं करता है, उस एंजाइम काम न करने के कारण जो इफेक्ट उस बॉडी में आता है, उस इफेक्ट को अपन डिजीज बोलते हैं, अल्बिनिज्म। मेलानिन पिगमेंट तैयार नहीं होता है, बाल, स्किन सब कुछ सफेद है। इवन रेटिना पे भी मेलानिन पिगमेंटेशन रहता है, आई में पढ़ा है अपन ने, वो भी नहीं रहेगा। तो जो लाइट उसके रेटिना पे पड़ेगा वो पूरे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगा परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह, मैक्सिमम उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो ज्यादा लाइट में देख नहीं पाएगा, उसकी आंखें छोटी हो जाएगी, ज्यादा लाइट सहन नहीं कर पाएगा, ग्लेयर ऑफ लाइट, अल्बिनिज्म वाला पर्सन। सिंपल चीज है, सिंपल म्यूटेशन है। एक नाइट्रोजनस बेस अगर चेंज हो गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका कुछ तो भी जीन ही अलग है पूरा, या पूरा क्रोमोसोम अलग है, शेप साइज अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर टायरोसिनेज नाम के एंजाइम का जीन क्रोमोसोम 7 पे रहता होगा तो हर ह्यूमन बीइंग के क्रोमोसोम 7 पे ही रहेगा। क्रोमोसोम 7 यानी क्या है, एक पर्टिकुलर साइज एंड शेप वाले क्रोमोसोम को अपन ने क्रोमोसोम 7 बोल दिया और कुछ नहीं है, उसी में रहेगा। किसी ह्यूमन बीइंग में कहीं तो भी ग्वानिन की जगह एडेनिन कुछ तो भी हो जाएगा, तो कोई तो भी गलत अमीनो एसिड लगेगा, टायरोसिनेज ठीक से काम नहीं कर पाएगा, तो अपन बोलेंगे कि इसके पास अल्बिनिज्म का अलील आ गया है। टायरोसिनेज का जो जीन है, हम बोलेंगे कि पॉपुलेशन में 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक नॉर्मल फॉर्म में और एक उसका अल्बिनिज्म वाले फॉर्म में। तो इसके पास अल्बिनिज्म वाला फॉर्म आया है, ऐसा बोलेंगे अपन। वो भी एक पेरेंट से, दूसरे पेरेंट से अगर नॉर्मल वाला आया होगा तो नॉर्मल मेलानिन उसके बॉडी में तैयार हो जाएगा, मतलब मेलानिन उसके बॉडी में तैयार हो जाएगा और उसके बॉडी में पिगमेंटेशन रहेगा, फिर तो वो अल्बिनिज्म शो भी नहीं करेगा। तो अपन बोलेंगे कि नॉर्मल टायरोसिनेज का जीन इज डोमिनेंट ओवर दैट ऑफ अल्बिनिज्म। का डोमिनेंट? ट्रांसक्रिप्शन दोनों का होने वाला है, ट्रांसलेशन दोनों का होने वाला है। खराब वाला टायरोसिनेज भी बनेगा जो उसको एक पेरेंट से आया है, और अच्छा वाला टायरोसिनेज भी बनेगा जो उसको दूसरे पेरेंट से आया है। लेकिन अच्छा टायरोसिनेज बन गया तो टायरोसिन को तोड़ के, टायरोसिन नाम के अमीनो एसिड को तोड़ के वो मेलानिन बना लेगा, तो उसके बॉडी में पिगमेंट रहेगा। तो अपन बोलेंगे इसको डिजीज नहीं हुआ, डिजीज वाला अलील होने के बावजूद भी। क्यों नहीं हुआ? तो अपन बोलेंगे कि नॉर्मल वाला अलील मस्ट बी डोमिनेंट। बस तुमको क्या लगता है कि कोई अलील डोमिनेंट है मतलब वो एक्सप्रेस ही नहीं होता, उससे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ही नहीं होता। हट, सेल को थोड़ी समझता है ऐसा कि अपने को फादर से मिला हुआ क्रोमोसोम है या मदर से मिला हुआ क्रोमोसोम है, इसके ऊपर फंक्शनल अलील है, इसके ऊपर नॉन फंक्शनल अलील है, सिर्फ फंक्शनल अलील का ट्रांसक्रिप्शन करना चाहिए। मजाक समझ के रखा है कि तुमने? अक्कल है कि उसके पास, एंजाइम्स के पास, सेल के पास? हट, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल नेचुरल फिनोमिनन है वो, डोमिनेंस और रिसेसिवनेस। पर मेंडल को ये सब नहीं पता था। तुमको देखो कितने आसानी से समझ गया डोमिनेंस यानी क्या। मेंडल को नहीं पता था, फिर भी उसने डिस्कवर किया, इसलिए वो बहुत बाप आदमी है। और अपने को समझ गया मतलब अपन मेंडल से ज्यादा होशियार है ऐसा नहीं है। अपन उसके घुटनों तक भी नहीं आते, चिल्लर है अपन उसके सामने। समझ रहे हो? ठीक है, तो क्रोमैटिड बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सोलेनॉइड कॉम्पैक्ट होगा फर्दर और क्रोमैटिड बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्रोमैटिड बनना, क्रोमोसोम बनना, ये सब चीजें कब होती है? तो प्रोफेज में होती है, एम फेज के। बाकी G1, S और G2 मतलब इंटरफेज क्रोमोसोम में तो क्रोमैटिन फाइबर्स की फॉर्म में रहते हैं। तो एम फेज के प्रोफेज में जब ये क्रोमैटिन फाइबर्स कॉम्पैक्ट बनकर क्रोमोसोम बनने लगेंगे, जब वो क्रोमोसोम बनने लगेंगे, ठीक है, जब क्रोमोसोम बनने की प्रोसेस शुरू होगी तब क्या होगा? तब एस फेज हो चुका रहेगा। तो एक क्रोमैटिड बनेगा, अपना डीएनए को कॉइल करने वाले जो एंजाइम्स रहते होंगे न्यूक्लियोप्लाज्म में, वो अपना डीएनए को कॉइल करते जाएंगे, मतलब क्रोमैटिन फाइबर्स को कॉइल करते करते उनको दिखेगा अरे सेम साइज एंड शेप का एक और क्रोमैटिन बन गया। ये दोनों तो कॉपीज है एक दूसरे के, तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ चिपका दिया जाएगा। क्यों
कॉपी बनेगी क्योंकि डीएनए को अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसको एक दूसरे के साथ चिपका दिया जाएगा। और यहां पर कौन सा प्रोटीन रहेगा? काइनेटोकोर प्रोटीन, वो भी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन में कंसीडर होगा। तो ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड दोनों एक दूसरे की कॉपीज है। ये सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम है। ठीक है, कौन सा क्रोमोसोम बोलूं इसको? चलो इसको बोलते हैं क्रोमोसोम नंबर 6। तो ये उसकी कॉपी है, तो उसी की कॉपी उसको अटैच हो गई। इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल है, सेम इंफॉर्मेशन डबल रिपीट होने से अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ती नहीं है ना? बराबर है ना? मैंने तुमको बताया कि आज की डेट 7 सितंबर है। मैं वीडियो तो 7 सितंबर को बना रहा हूं ना, तुम भले ही 8 सितंबर को देखोगे। मैंने बोला कि आज की डेट 7 सितंबर है, मैंने फिर से बोला। अब मैं तीसरी बार बताता हूँ तुमको, आज की डेट 7 सितंबर है। अब चौथी बार बताता हूँ, आज की डेट 7 सितंबर है। 4 बार मैंने तुमको सेम इन्फॉर्मेशन दिया, तुम्हारा नॉलेज बढ़ा क्या? क्योंकि सेम चीज मैंने 4 बार क्या 4000 बार भी बताई तो भी तुमको एक ही चीज पता चलेगी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल है। हाँ, मैंने अगर तुमको 7 रुपए दिए और थोड़ी देर के बाद फिर से 7 रुपए दिए तो वो अलग बात है, फिर तुम्हारे पास 14 रुपए हो जाएंगे, क्योंकि वो रुपीज इट इज नॉट इंफॉर्मेशन, इट इज एनर्जी। एनर्जी मॉलिक्यूल जितना बढ़ते जाएगा उतना अच्छा है। इन्फॉर्मेशन मॉलिक्यूल रिपीट होते जाने से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं बढ़ने वाली। इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर है। एक तो ये पढ़ो या ये पढ़ो, सेम इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। दोनों को जोड़ के तुमने साइज तो बड़ा बना लिया, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो उतनी है, इन्फॉर्मेशन थोड़ी बड़ी। तो मैं इसको भी क्रोमोसोम नंबर 6 ही बोलूंगा, इसको भी मैं क्रोमोसोम 6 ही बोलूंगा। मैं इसको भी क्रोमोसोम बोलूंगा, मैं इसको भी क्रोमोसोम बोलूंगा। पर ऐसा क्रोमोसोम जब बन गया तो ऐसा क्रोमोसोम बनने के बाद इसको मैं एक क्रोमैटिड बोल रहा हूं, इसको मैं दूसरा क्रोमैटिड बोल रहा हूं। ठीक है, इसको मैं एक क्रोमैटिड बोल रहा हूं और इसको मैं दूसरा क्रोमैटिड बोल रहा हूं। तो 2 क्रोमैटिड मिलकर ये क्रोमोसोम तैयार हुआ। अब मेटाफेज में मेरे को बताओ, जब स्पिंडल फाइबर इसको तोड़ेगा और इसको तोड़ने के बाद ये अलग और ये अलग, ये एक सेल में चले जाएगा, ये एक सेल में चले जाएगा, तो अपन क्या बोलेंगे? सेल्स को क्रोमोसोम 6 ही मिला बोलेंगे ना, कि क्रोमैटिड 6 मिला बोलेंगे? क्रोमोसोम ही बोलेंगे ना। तो टूटने के बाद फिर अपन इसको भी क्रोमोसोम ही बोल रहे हैं, मेटाफेज में या एनाफेज में, नॉट मेटाफेज, एनाफेज। एनाफेज में टूटता है माइटोसिस के, तो इसको भी क्रोमोसोम ही बोलेंगे। क्यों? अरे यार, एक घर है तुम्हारा, इसके ऊपर तुमने एक और फ्लोर चढ़ा दिया। ये फ्लोर चढ़ाने के पहले जब तुम इंस्टीट्यूट से निकलते थे, मैं बोलता था ए कहाँ जा रहे रे, तो तुम बोलते थे सर घर जा रहा हूँ। अब तुमने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दिया, एक और फ्लोर चढ़ा दिया, मैं बोलता ए कहाँ जा रहे रे, तुम बोलोगे घर जा रहा हूँ। 2 घर जा रहा हूँ बोलोगे क्या? वैसे ही तुम्हारे पास एनसीईआरटी है, मैं बोलूंगा ए क्या पढ़ रहा है रे, तुम बोलोगे एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ। तुम्हारे पास 2 एनसीईआरटीज रही, तुमने आज ये निकाली कल ये निकाली बैग से, दोनों बैग में लेकर घूमते हो सपोज। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के पास तो 6 एनसीईआरटीज हो गई है, क्योंकि एनसीईआरटी हो गया, नए नए पब्लिश करते रहते हैं और उसमें कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। छोटी छोटी चीजें तो स्टूडेंट्स खरीदते रहते हैं। तो आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनके पास 6 एनसीईआरटी हो गई है। क्या पढ़ रहा है रे? ये पढ़ रहा है अगर, तो एनसीईआरटी पढ़ रहा है। ये पढ़ रहा है अगर, क्या पढ़ रहा है रे? एनसीईआरटी पढ़ रहा है। क्या बोलेंगे यार, ये सेम इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल है ना। तो इसको अलग कर दिया, तो ये क्या था पहले? इसके ऊपर अगर सपोज स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर, हाइट और जीन भी नहीं आ रही, टायरोसिनेज और हेलिकेज, इतनी जीन्स होगी। तो इन्हीं जीन्स की कॉपी इधर भी रहेगी, क्योंकि ये वाला क्रोमैटिड इस क्रोमैटिड की कॉपी है। तो ये पढ़ो या ये पढ़ो, वही इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। जब अलग हो गया तो अगेन यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वही इंफॉर्मेशन इधर भी है। क्या अलग इंफॉर्मेशन है? कुछ भी अलग इंफॉर्मेशन नहीं है। इसको भी क्रोमोसोम ही बोलेंगे अलग होने के बाद। ठीक है, लेकिन अपन बनते वक्त जब पहली बार क्रोमोसोम बनेगा तो ऐसा बनेगा, है ना। इसको अपन डायड क्रोमोसोम बोलेंगे, डायड। और ये हो गया मोनैड क्रोमोसोम।
ये मेरे को सबसे अच्छा नाम लगता है, डायड एंड मोनैड, ताकि क्रोमोजोम और क्रोमैटिड में कंफ्यूजन नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले डायड और मोनैड टर्म यूज नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते। तो तुमको अलर्ट रहने का है, तुमको दिमाग लगा के बराबर वो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। हाउ मेनी क्रोमैटिड्स विल बी देयर आफ्टर मियोसिस 2, ऐसे वगैरह वो उस टाइप के क्वेश्चन नहीं रहते क्या। तो अपन कॉमन सेंस लगाने का कि क्या होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अच्छा, दूसरी बात, ये जो क्रोमोसोम 6 है, ये सिर्फ एक क्रोमोसोम 6 है उस सेल में बना हुआ, क्योंकि ह्यूमन बींग्स आर डिप्लॉइड। ऐसा ही सेम मतलब सेम नहीं, होमोलॉगस, उसको दूसरे पेरेंट से भी तो मिला रहेगा वो सब जीन्स, उसको भी वो जब कॉइल करेगा तो उसको क्रोमोसोम 6 एक और मिलेगा। हाँ, ये फर्क हो सकता है कि इसके ऊपर अगर टायरोसिनेस का नॉर्मल वाला जीन है तो इसके ऊपर अल्बिनिज्म वाला फॉर्म है उसी जीन का, ऐसा हो सकता है। और इसका भी तो रेप्लिकेशन हो गया रहेगा एस फेज में, तो इसकी भी कॉपी बन चुकी रहेगी, कॉपी ऑफ 6 फ्रॉम अदर पेरेंट। तो ये भी जुड़ जाएंगे सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर में सिर्फ काइनेटोकोर प्रोटीन नहीं रहता है, लेकिन अपने लिए काइनेटोकोर प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स में। ये अगेन क्रोमोसोम 6, तो दो क्रोमोसोम 6 रहेंगे सेल में, समझ में आ रहा है। तो ये भी टूटेगा, इसका एक पोर्शन इसके साथ जाएगा, एक पोर्शन इसके साथ जाएगा, ये सेल में, ये सेल में। तो दोनों सेल्स में अगेन दोनों क्रोमोसोम 6 रहेंगे। दो क्रोमोसोम 6 रहने के फायदे हैं ना। अगर एक ही क्रोमोसोम 6 से काम हो गया रहता तो अपन डिप्लॉयड बने ही नहीं रहते। अपन डिप्लॉयड बनने का पर्पज ही अपना ये है कि एक पेरेंट ने अगर अपने को गड़बड़ कर दी, अल्बिनिज्म वाला अलील दे दिया, तो भी दूसरे पेरेंट ने जो नॉर्मल टायरोसिनेस वाला अलील दिया है उससे अपना काम चल जाएगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी अपने को नॉर्मल फॉर्म मिल जाने की और डिजीजेस न होने की, जेनेटिक डिजीजेस होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी अगर अपन 2 सेट्स लेकर घूमेंगे तो अगर 2 सेल्स लेकर घूमने का फायदा है तो माइटोसिस करके जो जाइगोट ने जो 2 सेल्स बनाई, उन दोनों सेल्स में भी वो क्रोमोसोम 6 के दोनों प्रकार जाने चाहिए, फादर से मिला हुआ, मदर से मिला हुआ, फादर से मिला हुआ, मदर से मिला हुआ, फादर से मिला हुआ, मदर से मिला हुआ। ये भी टूटेगा, ये जो रहेगा ये इसके बाजू में रखा रहेगा, ये भी टूटेगा माइटोसिस के मेटाफेज में, एनाफेज में, सॉरी मेटाफेज में तो स्पिंडल फाइबर अटैच होगा, एनाफेज में टूटेगा। समझे, सिंपल एकदम। तो इस प्रकार से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं, कल के क्लास में बढ़ेंगे हम आगे की तरफ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।